नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन विलेज में आपका स्वागत है। हम आज इस चैप्टर के जो हमने पहला वीडियो डाला था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपने उस वीडियो को अच्छे से पूरी देखा है तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। और यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए और उसके बाद इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो 70% क्वेश्चन आपको याद होंगे और एकदम 100% याद होंगे, आपको समझ में भी आएगी। तो इसे देखने से पहले प्लीज़ मेरा ये पहला वीडियो आप देख लें प्राचीन भारत का, और फिर इसको प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, 1863 ईस्वी की चर्चा किया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो क्या थे? भूवैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही साथ पुरातत्वविद भी थे। तो ये सही जवाब हो जाएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियां के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग्न विभाजन किया था। तो ये किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुग्न विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। कब? 1836 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे पुरातात्विक उत्खनन से। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। ये दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, थोड़ा दोस्तों इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, अच्छे से स्क्रीन पे आपको शो करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो पशुपालन का आरंभ, पशु उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। याद होगा आपको दोस्तों, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिए। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान, तो पशुपालन कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं महदहा से प्राप्त हुए हैं और सरायनहर से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब महदहा
और सरायनहर दोनों हो जाएगा। मध्य पाषाणकालीन महदाह, जो कि मध्य पाषाणकालीन महदाह ये यूपी में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित सरायनहर और महदाह दोनों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो पहला नंबर पे पैसरा है, दूसरा पे लेखैया, तीसरा पे बीरभानपुर और चौथा पे महदाह। तो इसको हमको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। महदाह कहाँ पे है, पैसरा कहाँ पे है, लेखैया कहाँ पे है और बीरभानपुर कहाँ पे है, इसको देख के। तो इसका सही जवाब है 4 3 1 4 2 1 3, 4 2 1 3 है। 4, पहला नंबर पे 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महदाह, लेखैया एवं बीरभानपुर। बीरभानपुर जो है आपका है पश्चिम बंगाल में। बीरभानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। लेखैया आपका उत्तर प्रदेश में है। महदाह आपका उत्तर प्रदेश में है। और पैसरा जो है बिहार में है। पैसरा कहाँ पे है, बिहार में है। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लेखैया और महदाह उत्तर प्रदेश में और पैसरा बिहार में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल, जब 3 गो मानव कंकाल मिलेगा मतलब दम निकल जाएगा, दम से दमदमा हो गया, दमदमा से ही एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहर राय, महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है। कितने समाधान युग है, तो 5। एक समाधान में 3 मानव कंकाल के साथ मिले हैं, शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो हम लोगों ने देखा था कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। क्लियर, यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी घाटी से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित हथनौरा जो है मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई है। किसने किया है? अरुण सोनकिया ने नर्मदा नदी घाटी की खोज जो है नर्मदा नदी घाटी में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। और इसकी खोज किसने किया था? तो अरुण सोनकिया ने किया था। कब किया था? तो अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रथम मानव जीवाश्म जो है
वो भारत के किस नदी घाटी से, तो जैसे ही मानव शब्द आया तो हम क्या लगाएंगे, नर्मदा नदी घाटी लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सरोगम, राई एवं जई। जब मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है सो मैक्सिको से मिला है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र से 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया। मतलब इसी क्षेत्र से बाद में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया, और इससे पूर्व जो है सो 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य में जौ जो है सो उगाया गया था। क्लियर है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लुहरा देव से प्राप्त हुए। लुहरा देव कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और नवीनतम खोज के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे इसको। नवीनतम खोजों के आधार पर, यदि ये हुआ नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के कंकाल साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय इस नवीनतम खोज के पूर्व, देखिए सॉरी, नवीनतम जब बोलता है तो लुहरा देव होगा, और नवीनतम खोज से पूर्व मेहरगढ़ होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लुहरा देव भी ऑप्शन में है और मेहरगढ़ भी ऑप्शन में है। तो ये यूपी लोअर में पूछा गया 2004 और 2008 में है, और इसका सही आंसर लुहरा देव ही आया था। तो ध्यान में रखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवीनतम प्राचीनतम साक्ष्य जो है के रूप में जो सबसे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो लुहरा देव से मिले हैं, और इससे पूर्व जो है सो मेहरगढ़ से। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ है, जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से ही गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कौन सा है, कोल्डिहिबा है, जो यूपी में है। कोल्डिहिबा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। कौन, कोल्डिहिबा। उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लुहरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा। ये बात हुई ना कि यदि विकल्प में लुहरा देव रहता है तो आपका सही जवाब लुहरा देव ही होगा, परंतु लुहरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य रहेगा, और लुहरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में है तो हम लुहरा देव लगाएंगे। अगर लुहरा देव ऑप्शन में नहीं है तब मेहरगढ़ लगाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहिबा, मेहरगढ़। क्या इसमें लुहरा देव है, नहीं है, तो क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर से वही क्वेश्चन है, तो लोथल हड़प्पा ये सब नहीं है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, अमुंडीगढ़, तो इसमें लुहरा देव नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के आरंभिक, अब देखिए इसमें कहीं आपका जो है लुहरा देव नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़। भारत में
पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो इसमें देख लीजिए मेहरगढ़। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्राग ऐतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। धातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लोहरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महागरा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण। अब देखिए ये जो प्राचीनतम अस्थाई जीवन, अब अस्थाई जीवन कहाँ से मिलेगा भाई, तो जहां कृषि होगी वहीं तो जीवन होगा, जहां अन्न होगा वहीं तो जीवन होगा। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले, यानी मेहरगढ़ से मिला। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में, देख लीजिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण 2 जगह से मिला है, याद होगा आपको। एक तो है हमारा बागौर और दूसरा हमारा है आदमगढ़। देख लीजिए मध्य पाषाण काल से हम लोग ने पहले वीडियो में पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था आदमगढ़ और बागौर के बारे में। बागौर कहाँ पे है आपका, तो राजस्थान में है, और आदमगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। देखिए डिस्क्रिप्शन, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में और बागौर है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है चालकोलिथिक युग, हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको। चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तंबा गलाना जानते थे। आहारवासी बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो आहारवासी चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, नहीं। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने इसके बारे में आहार संस्कृति के बारे में पढ़ा कि जितने भी जगह से मृदभांड मिले हैं वो काले रंग पे लाल चढ़ा दिया जाता था या लाल रंग पे काले चढ़ा जाता। तो यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड तो मिले हैं, लेकिन उस पे कैसी आकृति बनी है, किस रंग से, तो सफेद रंग से आकृति बनी हुई है। तो इसका सही जवाब, ये लोग चावल से परिचित नहीं, चावल से परिचित थे
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। आहर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहर संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहर का एक अन्य नाम ताम्बवती, आहर का एक अन्य नाम क्या था? ताम्बवती, यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहर वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। धातु का काम जो है सो आहर वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले 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 लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिस पर किस रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है? तो सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको पिछले वीडियो में, मेहरगढ़ से हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली दोस्तों आपको याद होगा कि HD संकालिया ने किया था। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने किया था नर्मदा टोली का उत्खनन, ठीक है। और नर्मदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने किया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नर्मदा टोली किस राज्य में है? तो नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने किया था। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण, ध्यान में रखेंगे, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो इसको किया गया है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतकों को जलाने के स्थान के रूप में कभी नहीं मारेंगे। क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन ये रहता है कि जलाने के रूप में नहीं, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियां में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से इसको जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मोहिर। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल थे? तो राख का टीला 3 जगह से मिला है। 3 जगह से मिला है राख का टीला, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में से संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल से राख का टीला। और ये संगनकल्लू कैसा है? पुरा स्थल है तो नवपाषाणिक है, जहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें पता चलेगा आपको कि राख का टीला जो है सो 3 जगहों से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन? भीमबेटका। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें कितना में चित्र पाया गया है? तो 500 में। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका।
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं देख लीजिए कहाँ स्थित है, रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमबेटका से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भीमबेटका से सर्वाधिक शिलाश्रय जो है सो प्राप्त हुए हैं। किससे? भीमबेटका से, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो भीमबेटका को किसने देखा था? B.S. वाकनकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने किया था? तो B.S. वाकनकर ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज कब हुई थी? 1957 में B.S. वाकनकर ने किया था। किसने किया था? B.S. वाकनकर ने। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा? तो भीमबेटका को खोजा डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर, B.S. वाकनकर ने। B.S. वाकनकर ने खोजा। तो पूरा नाम है इसका डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने भीमबेटका की खोज किया था। ठीक है। और HD संकलिया किसकी खोज किया था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि HD संकलिया ने किसका खोज किया था। चलिए, भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका निकटतम उत्तर सी होगा। ठीक है। इसके विष्णु श्रीधर जो है सो B.S. वाकनकर है जो भीमबेटका की खोज किया था। इनका पूरा नाम गौरिक मृदभांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ये बिहार SI 2213 के मेंस में आया हुआ सवाल है कि जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर इसके पूरा स्थल खुदाई के बारे में आया था कि किसके नेतृत्व में, और किसके नेतृत्व में नहीं, वर्ष का आया था कि किस वर्ष में जो है सो इसकी खुदाई हुआ था, और वो जो रेंज में दिया हुआ था ऑप्शन। तो ध्यान में रखेंगे कि गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो ये गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना द्वाब की सांस्कृतिक परंपरा, गंगा यमुना द्वाब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदभांड OCP कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल के निर्देशन में हुई थी। 1950 से 1952 के दौरान हस्तिनापुर की खुदाई जो है किसके नेतृत्व में हुई थी? BB लाल के नेतृत्व में हुई थी। ताम्र समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इसको उत्तर से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के लोग दफनाते थे, जबकि दक्षिण भारत में पूरब से पश्चिम की ओर दफनाते थे। दक्षिण भारत में मृतकों को कैसे दफनाते थे? तो पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाते थे। और महाराष्ट्र में कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बुर्जहोम से, और बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में।
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपसानिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी यानी गड्ढों वाला घर का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, तो ये हमारा बुर्ज होम से भी मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का, तो वही हो जाएगा बुर्ज होम। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ तो से प्राप्त हुए, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अब इसको मिलान करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, भीमबेटका गुफा, बुर्ज होम, बनास घाटी, सोन नदी घाटी। तो ये बुर्ज होम जो है सो नव पाषाणिक में आ जाएगा। सी का थर्ड देख लीजिए किसमें है, सी का थर्ड, सी का थर्ड, सी का थर्ड, सी का थर्ड, सी का थर्ड नहीं, फोर्थ सोन सी का फोर्थ देख लेते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल सोहन नदी घाटी का है। मध्य पाषाण काल का है भीमबेटका गुफा, मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल का बुर्ज होम, सही बोला था मैंने। नव पाषाण काल का कौन सा है, बुर्ज होम जो है सो कैसा है, नव पाषाण काल का बुर्ज होम है। और बनास घाटी जो पूरा स्थल है वो किस काल का है, ताम्र पाषाण काल का है। तो याद रखेंगे कि सोहन नदी घाटी पूरा स्थल किस काल का है, पूरा पाषाण काल का। भीमबेटका गुफा जो है सो किस काल का है, तो मध्य पाषाण काल का है। बुर्ज होम पूरा स्थल जो है सो नव पाषाण काल का है। और बनास घाटी पूरा स्थल ताम्र पाषाण काल का है। आगे है पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल और मिलान करना है वर्तमान स्थान से। तो नेवासा हम लोगों ने अभी पढ़ा, नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ए का थर्ड देखिए लिस्ट में 1 2 3 सब में है। यहाँ से देख लीजिए नेवासा कहाँ पे है, नेवासा है आपका महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक में। डिडवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। तो आप डिडवाना और नेवासा से भी इसको पकड़ सकते थे कि नेवासा महाराष्ट्र में 1 का 3 होगा। और सी डिडवाना राजस्थान सी का पहला होगा, सी का पहला। तो ये देखिए इसमें तीनों में पहले ऑप्शन में 3 है, लेकिन सी वाले में इसमें 1 है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण है कि वो क्यों फेमस है। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए है, नहीं। बुर्ज होम गर्तावास के लिए फेमस है। बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया इसलिए फेमस है। चंद्रकेतुगढ़ टेरिकोटा कला, सही है। चंद्रकेतुगढ़ किस लिए फेमस है, टेराकोटा कला के लिए फेमस है, ठीक है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां के लिए फेमस है, सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। अगला प्रश्न है, इस डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा किसने किया था, डी टेरा एवं पीटरसन ने किया। बुर्ज होम की खोज किसने किया, डी टेरा एवं पीटरसन ने किया। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, ये है पश्चिम बंगाल में। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में। प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित। अब ये देखिए कि चंद्रकेतुगढ़ जो है सो पूरा स्थल है पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर स्थित है, विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है चंद्रकेतुगढ़। यहाँ से ऐतिहासिक काल के चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा कला के कई उदाहरण कहाँ से मिले हैं, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल किस लिए फेमस है, टेराकोटा कला के लिए फेमस है, जो तत्वकालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर जो है सो राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख
ताम्रपसानिक पुरा स्थल है, करेश्वर ताम्रपसानिक पुरा स्थल है और यह कहाँ है? राजस्थान में। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिरों वाली ताम्र बनाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभान प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल? देख लीजिए, तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है? लेखैया से मिला है। लेखैया से टोटल कितना? 27 मानव कंकाल मिले हैं। देख लीजिए 27। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 कंकालों की अस्थियां मिली है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जे.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये जो है सो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय पुरातत्व के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एकदम इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अब जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है सो स्वायत्त शासी संगठन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। आ गया ना मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो ये 48वां क्वेश्चन हमारा लास्ट प्रश्न था। आप इसे यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। लगातार आप जो है सो स्टडी इन विलेज से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।